Guys, welcome back to my channel, and in this video we are going to talk about one of the most important elements of the criminal law, and that is mens rea. So without further ado, let's get started. क्रिमिनल लॉ के वैसे 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है ह्यूमन बीइंग, यानी कि कोई भी एक्ट होना चाहिए बाय द ह्यूमन बीइंग एंड अपॉन द ह्यूमन बीइंग, यानी कि अगर किसी कुत्ते ने किसी इंसान को काट लिया तो हम उस कुत्ते को अरेस्ट नहीं कर सकते और उस कुत्ते को, उस डॉग को लायबल नहीं बना सकते हैं किसी भी क्राइम के लिए। सो पहला ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ मेंस रिया, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। नेक्स्ट इज़ एक्टस रियस, यानी कि कोई भी एक्ट, एंड द लास्ट वन इज़ इंजरी टू द ह्यूमन बीइंग। सो मेंस रिया की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मेंस रिया का मतलब होता है, मेंस रिया एक लैटिन फ्रेज़ है, और जब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है गिल्टी माइंड या फिर गिल्टी इंटेंशन, यानी कि किसी को भी किसी भी एक्ट के लिए या किसी क्राइम के लिए पनिशेबल बनाने के लिए उसका गिल्टी इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक गिल्टी इंटेंशन नहीं होगा, कोई पर्सन, किसी भी पर्सन को किसी क्राइम के लिए लायबल नहीं किया जा सकता है। एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब ये है कि एक्ट इटसेल्फ डजंट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज़ अ गिल्टी इंटेंशन, यानी कि कोई भी पर्सन सिर्फ कोई एक्ट, गलत एक्ट करने से किसी क्राइम के लिए लायबल नहीं हो जाता जब तक कि उसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं होगी, यानी कि गिल्टी इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी में एक दूसरी चीज़ आती है एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी ने अपने माइंड में सोच लिया कि मुझे ये एक्ट करना है, या एक उसने इंटेंशन बना ली कि मुझे चोरी करनी है या किसी का मर्डर करना है, तो जब तक वो कोई एक्ट नहीं कर देता अपने उस काम को करने के लिए, चोरी करने के लिए, उसने जो भी प्लान बनाया है चोरी करने के लिए या मर्डर करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक वो कोई एक्ट नहीं कर देता तब तक उसको लायबल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इंटेंशन होने के साथ साथ एक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ थॉट के लिए भी आप किसी को लायबल नहीं बना सकते। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि क्या सभी क्राइम्स में, हमारे जितने भी स्टैट्यूट्स हैं उनमें सब में मेंस रिया का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है, और सभी जगह जब तक किसी पर्सन को लायबल नहीं माना जाएगा जब तक कि उसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं होगी। इसमें जब मेंस रिया डेवलप हो रहा था तो इसमें 2 डिफरेंट थॉट्स के स्कूल हैं, जिसमें पहला है, उसके 2 केसेस हैं अलग अलग। पहला है शेरस वर्सेस डी रुडजेन, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा जो आईपीसी की रेफरेंस बुक होती हैं, शेरस वर्सेस डी रुडजेन। इसमें जस्टिस राइट ने डिसीजन दिया था, और उन्होंने ये बोला था कि मेंस रिया एक इम्प्लाइड प्रिंसिपल है हर स्टैट्यूट में, यानी कि ये लॉ में लिखा है या नहीं लिखा है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इम्प्लाइड माना जाएगा हर लॉ के लिए मेंस रिया। और इसी के ऑपोजिट एक दूसरा स्कूल है, इसका जो केस है उसका नाम है हॉब्स वर्सेस विनचेस्टर कॉरपोरेशन। इसमें थे जस्टिस कैनेडी, जिन्होंने ये डिसीजन दिया था कि जब तक किसी स्टैट्यूट में लिखा नहीं होगा कि मेंस रिया यहाँ पे माना जाएगा, जब तक हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि इसमें मेंस रिया एप्लीकेबल होगा। तो ये 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। इसी के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं आईपीसी में मेंस रिया से रिलेटेड। तो पहला जो बहुत ही फेमस और लीडिंग केस है वो आर वर्सेस प्रिंस का है। इस केस में क्या होता है कि एक हेनरी प्रिंस नाम का एक बॉय होता है, वो एनी फिलिप्स, एक गर्ल होती है जो कि अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स होती है, उसको उसके फादर की गार्जियनशिप से हटा देता है, मतलब उसको लेके चला जाता है। और इंग्लैंड में किसी भी अनमैरिड गर्ल को जो बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स है उसको उसकी गार्जियनशिप से हटाना, मतलब जिसकी भी गार्जियनशिप में वो है, लॉफुल गार्जियनशिप में, उसको उस लॉफुल गार्जियनशिप से हटाना या कहीं पे ले जाना एक ऑफेंस था। तो हेनरी प्रिंस ने ये किया, उसको वो लेके चले गए एनी फिलिप्स को, और तब उनका ट्रायल चला। उनके फादर ने कंप्लेन किया, एनी फिलिप्स के फादर ने, तब उनका ट्रायल चला तो ये बात सामने आई कि हेनरी प्रिंस को वो जो गर्ल थी एनी फिलिप्स, उसने बताया था कि मैं अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हूँ, यानी कि मैं 16 अबव हूँ, और वो देखने में भी ऐसी लगती थी कि हेनरी प्रिंस ने मान लिया कि ये 18 ईयर्स की होंगी। और हर चीज़ जो थी
वो हेनरी प्रिंस के कन्विक्शन के लिए सपोर्ट कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ थी जो कन्विक्शन के लिए सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो थी उनकी गिल्टी इंटेंशन, क्योंकि उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि उनको एनी फिलिप्स ने ये कहा था कि वो 18 ईयर्स की हैं, लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि उनकी गिल्टी इंटेंशन थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक इमोरल एक्ट किया है क्योंकि उन्होंने एक गर्ल को उनकी लॉफुल गार्जियनशिप से हटाया है, तो इसलिए उनको लायबल माना गया इस केस में। नेक्स्ट केस है क्वीन वर्सेस टॉल्सन का। इसमें क्या होता है, एक कपल होता है, उनकी शादी होती है, उसके बाद क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं पे चला जाता है। तो कुछ महीने बाद जो वाइफ होती है उसको पता चलता है कि जिस शिप पे उनके हस्बैंड गए थे वो शिप डूब गया है और उसमें जितने भी लोग थे वो मारे जा चुके हैं। तो वो क्या करती हैं, जब उनको इस बात का पता चल जाता है, और ये बात उनको उनके हस्बैंड के बड़े भाई से पता चलती है, और जब उनको पता चलता है तो वो दूसरी शादी कर लेती हैं। लेकिन उनकी दूसरी शादी करने के बाद ही जो उनके पहले वाले हस्बैंड होते हैं वो वापस आ जाते हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं पहले वाले वो उनको बाईगेमी के लिए लायबल करते हैं और उनके खिलाफ़ सूट फाइल कर देते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो कोर्ट है उन्होंने ये जजमेंट दिया होता है कि क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में दूसरी शादी की है, जब इस बात की पूरी पुष्टि हो गई कि उनके पहले हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं हैं और अब वो वापस नहीं आएंगे, ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाने के बाद ही उन्होंने दूसरी शादी की है, इसलिए उनको बाईगेमी के लिए लायबल नहीं बनाया गया था इस वाले केस में, क्वीन वर्सेस टॉल्सन में। नेक्स्ट जो लीडिंग केस है वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का। इसमें क्या होता है, एमएच जॉर्ज नामक एक व्यक्ति ज़ुरिच से मनीला जा रहे होते हैं और वो इंडिया होके जा रहे होते हैं, यानी कि उनका जो प्लेन होता है वो बीच में इंडिया में रुकता है, और उनके पास 34 किलो 34 केजीज ऑफ गोल्ड बार्स होती हैं। और हमारे इंडिया में ये रूल है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर कि आप गोल्ड इंडिया में कहीं से भी ट्रांजिट नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके पास इस तरीके की कोई भी अथॉरिटी या कोई भी परमिशन नहीं थी मिस्टर जॉर्ज के पास, एमएच जॉर्ज के पास, तो इसलिए उन्हें फेरा एक्ट के अंदर लायबल बनाया गया। लेकिन उन्होंने इस अपने जो डिफेंस था उसमें उन्होंने ये बोला कि वो तो कहीं पे जा रहे थे, मतलब उनको मनीला ट्रांजिट करना था ये गोल्ड, तो इसलिए उनको लायबल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि गिल्टी इंटेंशन है या नहीं है, लेकिन ये फेरा एक्ट का वायोलेशन है, इसलिए उनको लायबल माना गया फेरा एक्ट के अंदर, और उनको सेक्शन 23 ऑफ द फेरा एक्ट के अंदर पनिश किया गया। तो ये जो केसेस थे आर वर्सेस प्रिंस, क्वीन वर्सेस टॉल्सन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, एक नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का भी केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मतलब मेंसरिया है या नहीं है और एक पर्सन को गिल्टी बनाया गया है या नहीं है, ये बहुत बार केस के फैक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और कोर्ट की डिस्क्रिशन और उनके इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो केस के फैक्ट्स के हिसाब से उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। और क्रिमिनल लॉ में मेंसरिया एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट तो है ही, ये सभी को पता है, और इसके बिना किसी को लायबल नहीं माना जा सकता। लेकिन इसके एब्सेंस में भी बहुत सारे केसेस, फॉर एग्जांपल आर वर्सेस प्रिंस का केस है, गिल्टी इंटेंशन नहीं थी लेकिन फिर भी कोर्ट ने माना कि यू आर लायबल। सो ये था मेंसरिया, और इसके और भी बहुत लीडिंग केसेस आपको मिल जाएंगे बुक में, तो आप उनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी के लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टे ट्यून्ड, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। विल मीट you soon in the next video. Till then, bye bye, take care and stay healthy.